अध्याय 3 धातु एवं अधातु। इस अध्याय में आप धातु एवं अधातुओं के प्रमुख भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म और दैनिक जीवन में उनके अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में भी आपने धातु और अधातुओं के बारे में पढ़ा है और आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे सबसे पहले धातुओं के भौतिक गुणधर्म से। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों धातु। धातुओं को जानने के लिए सबसे पहले आपको कुछ प्रयोग करने पड़ेंगे और कुछ क्रियाकलाप। तो देखिए, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक को आसानी से ये सारी कुछ मिलने वाली धातुएं हैं। इनके नमूने इकट्ठे करने हैं और इनमें कुछ प्रयोग करने हैं। तो देखिए, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के जब आप नमूने लेंगे तो आपको प्रत्येक नमूना कैसा दिखाई देता है और रेगमार से रगड़कर, रेगमार एक बालू युक्त जो पेपर होता है वो धातुओं को या अन्य किसी चीज को रगड़ने के काम में आता है। उससे जब आप धातुओं के सतह को रगड़ेंगे तो उनके स्वरूप पर विचार करना है। तो आपको क्या लगेगा दोस्तों, अपने शुद्ध रूप में जो धातु यानी मेटल होता है उसकी सतह चमकदार होती है और धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहा जाता है। तो धात्विक चमक, जो धातुएं होती हैं उनकी सतह चमकदार होती है प्राकृतिक रूप से, इनको धात्विक चमक कहा जाता है। इसके अलावा एक क्रियाकलाप और आपको करना है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा लेकर इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास करना है। दोस्तों, सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि फिल्टर पेपर के बीच दबाकर इसे सुखा लीजिए और वॉच ग्लास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। तो आपको क्या दिखाई देता है? तो धातुओं के बारे में एक सामान्य इनका गुणधर्म और है कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। एक तो इनमें धात्विक चमक होती है, दूसरी ये सामान्यतः कठोर होती हैं और प्रत्येक धातु की जो कठोरता होती है वो अलग अलग होती है। यानी कोई धातु अधिक कठोर होती है, कोई धातु कम कठोर होती है। एक क्रियाकलाप और आपको करना है। आयरन, जिंक, लेड और कॉपर के टुकड़े लेना है और इसे लोहे के ब्लॉक पर रखकर 4 बार हथौड़े से प्रहार करना है। आप क्या देखेंगे दोस्तों? आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है और इस गुणधर्म को आघातवर्ध्यता कहते हैं। यानी धातुओं का वो गुणधर्म जिसके आधार पर उनको पीट कर एक पतली चादर बनाया जा सकता है, उनको धातु के आघातवर्ध्यता का गुण कहा जाता है। सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातुएं होती हैं, यानी इनको पीट कर बहुत पतली चादर बनाई जा सकती है। इसमें लोहा, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, इसके अलावा सोना और चांदी प्रमुख आघातवर्ध्य धातुएं होती हैं। दोस्तों, इन धातुओं की सूची जब आप बनाएंगे तो इसमें धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता भी होती है और धातुओं के इस गुण को तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है और आप ये जानकर आश्चर्य मानेंगे कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आघातवर्ध्यता और तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार कई प्रकार के आकार दिए जा सकते हैं और दैनिक जीवन में इनका कई प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे धातुओं से बर्तन बनाया जा सकता है, तार बनाए जा सकते हैं, हैंगर बनाए जा सकते हैं। यानी हमारी आवश्यकता के आधार पर इनसे विभिन्न प्रकार के आकार और स्वरूप की वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। दोस्तों, क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है? और इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? इसका कारण आपको आइए समझाते हैं कि क्यों कुछ धातुओं का उपयोग जो है बर्तन बनाने या खाना पकाने वाले बर्तनों को बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, एल्यूमिनियम या कॉपर का जो तार लीजिए तो इसके एक सिरे पर मोम चिपका दीजिए और बीच में कहीं भी जो है उसको बर्नर से गर्म कीजिए। तो आप क्या देखेंगे, तार के खुले सिरे पर जब मोम जो है, जब बर्नर को गर्म किया जाता है तो थोड़ी देर बाद वो मोम पिघलकर गिरने लगती है। तो इससे ये पता चलता है कि धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। दोस्तों, धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं और इन
इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर, कापर उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं और इनकी तुलना में लेड और मरकरी भी दोस्तों धातुएं होती हैं, लेकिन ये उष्मा के कुचालक होते हैं। दोस्तों कुछ धातुएं विद्युत की चालक भी होती हैं। जैसे जब आप एक सर्किट तैयार करते हैं, विद्युत सर्किट तैयार करते हैं, बल्ब की सहायता से, बैटरी की सहायता से जब आप एक बल्ब जलाना चाहते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी पीवीसी अथवा रबर जैसे सामग्री की परत चढ़ी होती है। विद्युत तार पर ऐसे पदार्थों की परत उनको विद्युत झटके या उनसे होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किया जाता है। और जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो उनमें एक आवाज होती है, और जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक या सोनोरस कहा जाता है। सोनोरस ध्वनिक यानी धातुओं को टकराने पर उनसे आवाज निकलती है। स्कूल की घंटी धातु की इसीलिए बनी होती है कि वो उससे ध्वनि निकलती है और हम आसानी से जो घंटे का समय है उसका अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी चीज अधातु। अधातु क्या है? तो दोस्तों धातुओं की तुलना में जो अधातु होते हैं उनकी संख्या कम होती है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये अधातुओं के उदाहरण में आते हैं। ब्रोमीन दोस्तों, ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो कि द्रव होती है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस होती हैं या फिर गैस होती हैं। दोस्तों धातुओं के समान अधातुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं, आइए जानते हैं। तो इसमें आपको कार्बन, कोल या ग्रेफाइट, सल्फर और आयोडीन के नमूने इकट्ठे करने हैं और इनके आधार पर जब आप परीक्षण करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? दोस्तों आपको ये पता चलेगा कि मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के साधारण ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। सबसे बड़ी चीज मरकरी जो कि पारा कहा जाता है, ये धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, भले ही धातु है। और धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। और यदि आप अपनी हथेली पर इन वस्तुओं को रखेंगे, इन तत्वों को रखेंगे तो वो पिघलने लगती हैं। दूसरी चीज ये है कि आयोडीन जो है अधातु है, लेकिन तब भी चमकीला होता है, जो कि धातुओं का प्रमुख गुण है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है। प्रत्येक रूप को अपर रूप कहा जाता है। हीरा कार्बन का ऐसा ही अपर रूप है। ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। इसके अलावा दोस्तों कार्बन का एक अन्य अपर रूप ग्रेफाइट होता है, जो कि विद्युत का सुचालक भी होता है। क्षारीय धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतने मुलायम होते हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व और गलनांक भी कम होते हैं। दोस्तों तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अधिक स्पष्टता से हम धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। मैग्नीशियम की एक पट्टी पर थोड़ा सल्फर का चूर्ण लेना है। मैग्नीशियम की पट्टी का दहन करना है। उसकी राख को इकट्ठा करके पानी में घोल लीजिए। लाल और नीले लिटमस पेपर, इससे आप अम्ल और क्षारीयता की जांच करते हैं, तो उससे आपको जांच करना है। दोस्तों अधिकांश धातुएं जो हैं ऑक्साइड बनाती हैं और जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। वहीं अधिकतर धातुएं जो होती हैं वो क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं और इसके बारे में हम आगे जानेंगे। दोस्तों धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बाद आइए जानते हैं धातुओं के प्रमुख रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। दोस्तों धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के लिए हम कुछ प्रयोग करेंगे। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम के कुछ नमूने आपको इकट्ठे करने हैं और उनके आधार पर हम देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि धातुओं का वायु में दहन करने पर क्या होता है। दोस्तों वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है और सब धातुएं क्या इसी प्रकार से अभिक्रिया करती हैं? तो सभी धातुएं इस प्रकार से अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे धातु को जब खुले वायु में या ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो धातुओं के ऑक्साइड बनते हैं। जैसे कॉपर को जब वायु में जलाया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। एल्यूमिनियम को जलाने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है।
दोस्तों कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है? तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं, उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब मिलाते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड जो होता है दोस्तों, इसको जब आप जल में घोलते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारकीय विलयन प्रदान होता है, प्राप्त होता है। दोस्तों ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता कम या अधिक रूप में प्रदर्शित करती हैं। पोटेशियम और सोडियम ये धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए, आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड ये धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है और ऑक्साइड की ये परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लौह चूर्ण डालते हैं तो वो तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर और गोल्ड ये अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। दोस्तों एक शब्द आता है, एक शब्दावली है एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या होता है? एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं और वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण या जंग लगने से बचाती है और इस परत को मोटा करके इसके संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है और एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अपक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। दोस्तों धातुओं के नमूनों में आपने जाना कि सोडियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है, मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है और सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है, लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से जिंक, आयरन, कॉपर, लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता है। कुछ और अभिक्रियाओं को देखकर हम इन वस्तुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम बनाने का प्रयास करेंगे। पहली चीज ये कि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। यहाँ पर देखिए, धातु पर भाप की अभिक्रिया को आपको यहाँ दिखाना है और उसके लिए एक प्रयोग किया जा रहा है कि किस तरह से धातु पर भाप की क्रिया को देखेंगे। दोस्तों जल के साथ अभिक्रिया करके जो धातुएं हैं वो हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील हैं, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। दूसरी चीज, पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया तेज और उष्माक्षेपी होती है, यानी इन अभिक्रियाओं से उष्मा निकलती है। इससे निकलने वाला हाइड्रोजन तत्काल जलने लगता है। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, लेकिन यहाँ उत्सर्जित उष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। दोस्तों इन अभिक्रियाओं में जो हाइड्रोजन गैस का बुलबुला निकलता है कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाता है, इसलिए कैल्शियम तैरना आरंभ कर देता है। मैग्नीशियम शीतल जल या ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। चूंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, इसलिए ये तैरना भी आरंभ कर देते हैं।
एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जैसी धातुएं न तो ठंडे जल के साथ न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कि ये धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रदान करती हैं। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब आइए देखते हैं क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं, लेकिन सभी धातुएं इस प्रकार की अभिक्रिया नहीं करती हैं। जैसे धातु पर कोई तनु अम्ल डाला जाता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की अभिक्रिया जब आप करते हैं तो देखिए, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होता है, क्योंकि HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में बदल देता है और स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज अतितनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक होती है और इस स्थिति में जो अभिक्रिया होती है सबसे अधिक गर्मी प्रदान करने वाली या ऊष्माक्षेपी थी। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में घटती है, जैसे मैग्नीशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक और उससे कम जो है आयरन होता है। कॉपर की स्थिति में न तो बुलबुले बनते हैं न ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। इससे ये पता चलता है कि कॉपर यानी तांबा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। एक महत्वपूर्ण जो है फैक्ट आपके बता देते हैं दोस्तों, एक्वारेजिया क्या होता है। एक्वारेजिया, इसको हिंदी में अम्लराज भी कहा जाता है। रायल जल का लैटिन शब्द है 3 और 1 के अनुपात में, यानी 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण जो है वो एक्वारेजिया होता है। ये गोल्ड को भी गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले ये क्षमता नहीं होती है। दोस्तों, एक्वारेजिया भभकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक है और यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो प्लेटिनम और गोल्ड को भी गलाने में सक्षम होता है। एक और बात देखते हैं कि क्या अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो यहाँ पर एक प्रयोग करना है। यहाँ पर देखिए, अभिक्रियाशील धातु जो है अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती, आप जानते हैं। ऑक्सीजन, जल और अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है और जो है हम सभी धातुओं के नमूनों को अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं रख सकते हैं। देखिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण ये है कि अगर धातु ए धातु बी को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है तो यह धातु की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होती है। धातु ए प्लस बी का लवण विलयन ए का लवण विलयन प्लस धातु बी हो जाता है। तो अब दोस्तों, इसके आधार पर हम सक्रियता श्रेणी का भी आकलन कर सकते हैं। सक्रियता श्रेणी वह सूची होती है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में रखा जाता है, यानी कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है और कौन सी कम क्रियाशील है, इनको एक श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ पर देखिए, सक्रियता श्रेणी धातुओं की सापेक्षिक अभिक्रियाशीलताओं को इसमें दर्शाया गया है। देखिए, पोटेशियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है और उससे कम सोडियम, उसके नीचे कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक तक आते आते इसकी अभिक्रियाशीलता घटती जाती है। आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी या पारा, सिल्वर और गोल्ड सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं की श्रेणी में आते हैं। तो आप इस जो है चार्ट से ये अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे अधिक सक्रिय पोटेशियम और सोडियम है और गोल्ड और सिल्वर सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं। दोस्तों, धातु और अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, धातुएं क्या है, कुछ अभिक्रियाएं करती हैं।
संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम होती हैं, इसलिए हम इन तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। यदि वह अपने यम कोष से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तब यल कोष का बाह्यतम कोष बन जाता है। इसमें अस्थायी अष्टक उपस्थित होता है। इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होने के कारण इसमें धनावेश की अधिकता होती है और सोडियम धनायन बनाता है, जबकि दूसरी ओर क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूर्ण होने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और यदि सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया कर रहे तो सोडियम द्वारा त्यागा गया 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋणावेश प्राप्त करता है, क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं और इसके के, एल और यम कोषों में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे क्लोराइड ऋणायन प्राप्त होता है। इसलिए ये दोनों तत्वों के बीच आदान प्रदान का संबंध स्थापित करके संयोजकता करता है। दोस्तों, कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को हम जान लेते हैं। जैसे उत्कृष्ट गैसें में हीलियम, नियान और आर्गन होता है और इनके कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये पूर्ण होती है, इसलिए ये अक्रिय होते हैं और किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातुएं अभिक्रिया करती हैं और उसी प्रकार अधातुएं भी होती हैं। दोस्तों, विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम और क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं और मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहते हैं। सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि ये विपरीत आयनों का समुच्चय होता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। और MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड में कौन सा धनायन होता है और कौन सा ऋणायन, क्या आप इसको बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अब आइए देखते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या होते हैं। तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में जानने के लिए कुछ प्रयोग आपको करने होते हैं। यहाँ पर कुछ आयनिक यौगिक जो हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, इनके गलनांक और क्वथनांक यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो आयनिक यौगिकों के कुछ गुणधर्म होते हैं, जैसे जो आयनिक यौगिक होते हैं धन और ऋणायनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण ठोस और थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। गलनांक और क्वथनांक, इन आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। घुलनशीलता की बात करें तो वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील और कैरोसिन, पेट्रोल आदि विलायकों में अविलेय होते हैं। और विद्युत चालकता, किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता की आवश्यकता होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं और ठोस अवस्था में जो है आयनिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि दृढ़ संरचना होने के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं धातुओं की प्राप्ति किस प्रकार से की जाती है इसके बारे में। तो पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का प्रमुख स्रोत है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित होते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में या ऊपरी परत में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों के यौगिकों को खनिज यानी मिनरल्स कहा जाता है। और कुछ स्थानों पर खनिजों में विशेष प्रकार के धातु काफी मात्रा में होते हैं, जिसे निकालना लाभकारी होता है और इन खनिजों को अयस्क यानी ओर कहा जाता है। धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है? दोस्तों, कुछ धातुएं जो होती हैं वो भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं और ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, कापर, ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कापर और सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं।
और सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर की धातुएं हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये इतनी अभिक्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती हैं। और सक्रियता श्रेणी की मध्य की धातुएं जैसे जिंक, आयरन और सीसा, इनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। पृथ्वी की भूपर्पटी में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। आप देखेंगे कि कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता और पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। दोस्तों, इस प्रकार देखा जाए तो अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो होता है कम अभिक्रियाशील धातुएं यानी निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए कुछ तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अयस्क, इनका सांद्रण किस प्रकार से होता है और इनका निष्कर्षण किस प्रकार से होता है। तो देखिए उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, ये गलित धातु का विद्युत अपघटन करके शुद्ध धातु निकाली जाती है। मध्यम अभिक्रियाशील जो धातुएं होती हैं इनमें कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क होते हैं। कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन और सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया जाता है। फिर धातु के ऑक्साइड धातु में अपचयन करके धातु का शोधन किया जाता है। और जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं या तो ये सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलती हैं, भर्जन करके धातु का परिष्करण कर लिया जाता है। तो अयस्क से धातु निष्कर्षण में जो चरण होते हैं उनको इस चार्ट के माध्यम से इसमें दिखाया गया है। आइए जानते हैं दोस्तों अयस्कों का समृद्धिकरण। पृथ्वी में जो खनिज अयस्क होते हैं उसमें मिट्टी, रेत जैसी कुछ अशुद्धियां होती हैं, इन्हें गैंग कहा जाता है। अशुद्धियों को, जो अयस्क होते हैं उनमें अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। और धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना जरूरी होता है। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है वो गैंग के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पर आधारित होते हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से होता है। दोस्तों, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफी अनअभिक्रियाशील होती हैं और इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से धातु को प्राप्त किया जाता है। जैसे सिनाबार या जो है मर्क्यूरिक सल्फाइड मरकरी का एक अयस्क है। वायु में गर्म करने पर यह पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदलता है और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी यानी पारा में अपचयित हो जाता है। इसी प्रकार के कॉपर सल्फाइड जो है ये तांबे को केवल वायु में गर्म करके इसको अयस्क से अलग किया जा सकता है। आइए जानते हैं सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। इसमें जो धातुएं होती हैं उसमें आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता इनकी मध्यम होती है। ये सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं और सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है। इनको सबसे पहले अधिक ताप पर गर्म करते हैं जिसको भर्जन कहा जाता है। फिर कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदलता है और इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। जिंक के अयस्कों के भर्जन और निस्तापन के समय कुछ अभिक्रिया होती है और इनसे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से होता है। तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है और इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड जो कि ऋणावेशित इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ पर धातुएं निक्षेपित हो जाती हैं और एनोड जो कि धन आवेशित इलेक्ट्रोड होता है वहां पर क्लोरीन मुक्त होती है। तो इसी तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, धातुओं का परिष्करण किस प्रकार से किया जाता है। इसकी कई प्रक्रियाएं होती हैं धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए। एक प्रमुख प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण होता है। इसके द्वारा कॉपर, जिंक, टिन, निकेल,
इसके अलावा सिल्वर, गोल्ड जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इसमें शुद्ध अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है और जो है विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है और इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलेय अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं और अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसको कि एनोड पंख कहा जाता है। आइए जानते हैं एक प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया संक्षारण के बारे में। दोस्तों, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने के बाद सिल्वर की धातुएं काली पड़ जाती हैं, क्योंकि सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है। इसके अलावा कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके इसकी परत भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है और ये कॉपर कार्बोनेट होता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसको जंग कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिनसे लोहे पर जंग लगता है। तो यहाँ पर देखिए, उबलता हुआ आश्वित जल विलीन वायु को निकालने के लिए उबाला जाता है और इसके अलावा देखिए निर्जल कैल्शियम क्लोराइड शुष्क जल में कैसे होता है। दोस्तों, लोहे की कीलों पर, किन लोहे की कीलों पर जंग लगता है? तो जो नमी या जो है जल में रखी हुई कीलें हैं उन पर जंग लग जाता है, लेकिन जो शुष्क धातु में, शुष्क वातावरण में रखी गई धातुएं होती हैं उन पर जंग नहीं लगता है। संक्षारण या जंग लगने से सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है? तो पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर या यशद लेपन यानी लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत, जिनको गैल्वेनाइज्ड आयरन कहा जाता है, लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाकर क्रोमियम लेपन करके एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। दोस्तों, लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहा जाता है। जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यशिद लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है और इसका कारण ये है कि इस पर नमी का असर नहीं पड़ता है। धातुओं के गुण धर्मों को बेहतर बनाने की सबसे अच्छी विधि मिश्रात्वन है और इस विधि से हम अपनी इच्छानुसार धातुओं के अत्यंत अनेक गुणधर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लोहा जो है नरम होता है, गर्म करने पर सुगमता पूर्वक खिंच जाता है। इसलिए यदि इसमें थोड़ा कार्बन यानी 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो ये कठोर और प्रबल हो जाता है। लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम मिला देने पर इससे जंग रोधी इस्पात या स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है। ये कठोर होता है, उसमें जंग नहीं लगता है और लोहे के साथ अन्य कोई पदार्थ मिश्रित किया जाए तो इसके गुणधर्म बदल जाते हैं। वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर किसी भी धातु के गुणधर्म बदले जा सकते हैं और ये पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहा जाता है। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है, फिर एक दूसरे को निश्चित अनुपात में विलीन कराया जाता है। दोस्तों, शुद्ध सोना क्या होता है? आप जानते हैं शुद्ध सोने को 24 कैरेट या 24 कैरेट गोल्ड कहा जाता है। ये काफी नरम होता है और आभूषण बनाने के लिए ये उपयुक्त नहीं होता है। इसको कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट या 22 कैरेट गोल्ड का उपयोग होता है। दोस्तों, इसका तात्पर्य ये है कि 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाता है। यदि कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। यानी किसी मिश्र धातु में यदि पारा है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता और गलनांक कम होता है। जैसे तांबा और जस्ता की मिश्र धातु पीतल और तांबा और टिन को जब मिलाया जाता है, पीतल, तांबा और टिन को मिलाया जाता है तो कांसा विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन तांबे का उपयोग विद्युत परिपथ बनाने के लिए किया जाता है। शीशा और टिन यानी पीबी एंड एसएन की मिश्र धातु सोल्डर है और इसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों को वेल्डिंग करने में किया जाता है।
दोस्तों, प्राचीन भारतीय धातु कर्म के चमत्कार के बारे में आप जानते होंगे। लगभग 1600 वर्ष पूर्व भारत के लौह कर्मियों ने दिल्ली में एक लौह स्तंभ बनाया है। उन्होंने जंग से लोहे को बचाने के लिए एक विधि विकसित की। इस स्तंभ की जंगता से प्रतिरोधकता का अवलोकन दुनिया के कई वैज्ञानिक कर चुके हैं और ये स्तंभ कुतुब मीनार के निकट स्थित है। ये लौह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा और इसका भार 6000 टन है, जिसको महरौली का लौह स्तंभ कहा जाता है। दोस्तों, इस अध्याय में धातु और अधातुओं के अध्याय में आपने क्या सीखा, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, तत्वों को धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुओं में तन्यता, आघातवर्ध्यता, चमक, ऊष्मा और विद्युत की सुचालकता होती है। पारे के अलावा सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। कमरे के ताप पर पारा द्रव होता है। धातुएं विद्युत धनात्मक होते हैं क्योंकि ये अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑक्सीजन के साथ जुड़कर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइड तथा अम्लीय ऑक्साइड दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। इन ऑक्साइडों को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। दोस्तों, जल और तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है और अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित जो धातुएं होती हैं उनको तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती हैं और प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। अयस्क से धातु का निष्कर्षण और उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को धातु कर्म कहा जाता है। दोस्तों, 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहा जाता है या मिश्र धातु कहा जाता है। लंबे समय तक आर्द्रवायु के संपर्क में रखने से लोहा जैसे कुछ धातुओं की सतह संक्षारित हो जाती है। इस परिघटना को संक्षारण कहा जाता है। अधातुओं के गुणधर्म धातुओं के विपरीत होते हैं। यह न तो आघातवर्ध होता है न ही तन्य होता है। ग्रेफाइट के अलावा सभी अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट ऐसा अधातु है जो विद्युत का चालक होता है। दोस्तों, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक तत्व होती हैं क्योंकि धातुओं के साथ अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आवेशित आयन बनाती हैं। अधातुएं ऑक्साइड बनाती हैं जो अम्लीय या उदासीन होती हैं। अधातुएं तनु अम्लों में से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती हैं। ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। एनसीईआरटी 10वीं कक्षा के विज्ञान का तीसरा अध्याय धातु और अधातु। इसमें आपने बहुत ही विस्तार से धातुओं और अधातुओं के भौतिक रासायनिक गुणधर्मों के बारे में जाना और इनके दैनिक जीवन में क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं, इनके संबंध में भी आपने पढ़ा। ये अध्याय कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।